नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अजीब कश्मकश में घिर गई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें बीजेपी कार्यकर्ता उम्मीद भरी नजरों से प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, तो दूसरी ओर संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, जिनसे बीजेपी के आला नेताओं में सलाह मांगने की होड़ मची हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता मोदी को सबसे कद्दावर नेता और प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी के सारे नेताओं की तरह मोदी भी संघ के स्वयंसेवक हैं। प्रधानमंत्री पद पर मोदी की दावेदारी को लेकर भी दुविधा जस की तस है। बीजेपी की चुनावी तैयारियों के नाम पर न तो नेता का नाम तय है, न ही मुद्दा और न ही रणनीति और न ही नियत। ऐसे में बड़ी बहस का मुद्दा है कि मोदी और मोहन के चक्कर में बीजेपी का क्या होगा। पहले नारा लगता था अटल आडवाणी, और अब नया नारा हो गया है मोदी और मोहन। जी हां, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत। एक तरफ बीजेपी के तारणहार नरेंद्र मोदी हैं, जो हाईटेक हथियारों के साथ चुनावी माहौल बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता मोदी को पार्टी के भविष्य के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इस भविष्य पर दुविधा बढ़ाने के लिए बीजेपी में बड़े नेताओं की भरमार नजर आ रही है। मोदी 2014 में चुनाव अभियान भर संभालेंगे या फिर पीएम पद के दावेदार भी होंगे, इस पर साफ गोई से बात करने की बजाय बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की वंदना शुरू कर दी है। कल आडवाणी उनसे मंत्रणा करने गए थे, तो आज बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह नागपुर में मत्था टेकने पहुंचे। आडवाणी ने संघ हाईकमान से राजनीतिक चिंतन किया, तो राजनाथ ने अलग से रणनीति तय की। जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है किसी सामाजिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक विषय पर यदि कोई चर्चा करनी है अथवा मुझे कोई परामर्श की आवश्यकता होती है, तो मैं करता रहता हूं समय समय पर। भैया जी जोशी और मोहन राव भागवत जी के साथ दोनों से मिल करके 2 बार अच्छी खासी बातचीत हुई। आज की मेरी नागपुर यात्रा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, देश की राजनीति की दृष्टि से भी बहुत सार्थक साबित होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोदी से बड़ा कोई नेता नजर नहीं आता, जबकि बीजेपी के बड़े नेता अब यही साबित करने पर तुल गए हैं कि सबसे बड़ा तो संघ है, बाकी सब स्वयंसेवक। वो सब सभी संघ के स्वयंसेवक हैं। मोदी जी भी संघ के स्वयंसेवक हैं, सभी संघ से। अब बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के चक्कर में फंसकर बीजेपी का क्या होगा। बीजेपी कार्यकर्ता किसकी बात पर भरोसा करें? वो मोदी को पार्टी का भविष्य समझें या फिर भविष्य का फैसला जानने के लिए मोहन भागवत के फैसले का इंतजार करें? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब नेता के साथ साथ बीजेपी के चुनावी मुद्दे को लेकर भी दुविधा पैदा हो चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि संघ चाहता है कि कट्टर हिंदुत्व की बजाय राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ताकि दूसरी पार्टियों से गठबंधन के रास्ते खुले रहें, जबकि मोदी के दूत हिंदुत्व की लहर पैदा करने की मुहिम छेड़ चुके हैं। शनिवार को हुई इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में दिल्ली में मोदी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, तो मोदी के खासम खास और यूपी के प्रभारी अमित शाह तो अयोध्या जाकर राम मंदिर के पुराने मुद्दे को झाड़ पोंछ कर बाहर निकाल लाए। मैं रामलला के दर्शन करने के लिए आया था। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का ये श्रद्धा केंद्र है। ये भी प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। अब ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी की चुनावी रणनीति आखिर किस दिशा में आगे बढ़ेगी। हाल फिलहाल में मोदी ने गुजरात के विकास मॉडल का बखान करके आभा मंडल तैयार किया है, लेकिन अब गुजरात मॉडल की कोई बात नहीं करता। बीजेपी के प्रवक्ता यूपीए 2 के भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान तो देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बयानों से आगे कोई रणनीति नजर नहीं आ रही। गुजरात में भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता मंत्री बाबूभाई बुखेरिया को अपनी सरकार में बनाए रखकर मोदी
भ्रष्टाचार को मुद्दा कैसे बना पाएंगे, ये भी समझ से परे है। फिर बीजेपी कांग्रेस से लड़ने के लिए कौन सा हथियार आजमाने जा रही है? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने मोदी को ही मुद्दा मान लिया है या फिर बीजेपी चुनावी मुद्दा भी मोहन भागवत तय करेंगे। अयोध्या में अबुल बशर और नागपुर में राजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नारा, नेता और रणनीति, इन तीनों की जरूरत है। बीजेपी को सख्त जरूरत है, लेकिन एक जोड़ी बनती हुई दिख रही है, वो है मोदी और मोहन भागवत की जोड़ी। क्या गुल खिलाएगी ये जोड़ी? क्या वाकई ये जोड़ी एक रह पाएगी? क्योंकि खबर ये भी आती है कि मोहन भागवत मोदी के उतने पक्ष में नहीं है, लेकिन मोदी कार्यकर्ताओं की कमांड में है और बीजेपी के नेताओं की कमांड अगर किसी के हाथ में है तो वो है मोहन भागवत। इसीलिए साक्षात दंडवत कर रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह। इसी पर हमारी आज बड़ी बहस है कि क्या ये जोड़ी कोई कमाल कर पाएगी कांग्रेस के खिलाफ। इस बहस में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ टिप्पणीकार अवधेश कुमार जी, हमारे साथ हैं सुधांशु मित्तल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, मीम अफजल साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल राजीव रंजन जी आपसे, सीएम से बदला लेना है तो नरेंद्र भाई को पीएम बनाएं, ये कहा गया है आज मीटिंग में और ये भी कहा गया है कि आप विश्वासघाती हैं। देखिए, जिस तरह की शैली भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार की है यह अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से देश में चाहे इज्जत जहां के सवाल पर जो उन्होंने बवाल काटने का काम किया है, जिस तरह से पटना की घटना हुई है, जिस तरह से आज उनके बयान आए हैं, उनके बिहार के अध्यक्ष ने कहा कि चीफ मिनिस्टर से बदला लेना है तो पीएम बनाना होगा नरेंद्र मोदी को। बदला और सैद्धांतिक असहमति ये दो ऐसे विरोधाभासी पक्ष हैं। मुझे लगता है राजनीति में जो लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए शालीनता की, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि अपने फांसीवादी तरीकों से सब कुछ बदल देना है। लेकिन सब कुछ बदलने के बाद भी इस निजाम को बदलने की कुव्वत उनके पास नहीं है और ये हताशा है जो उनकी जुबान में झलक रहा है। और जिस तरह से वो देश में एक बड़े धार्मिक ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता ऐसे विभाजक व्यक्तित्व की अगुवाई में 21वीं सदी में इस देश का भविष्य नहीं देखती है। अगर इस निहितार्थ को इन्होंने समझा होता तो उत्तराखंड, हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि कतई नरेंद्र मोदी को देश अगला नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के कारण हो गई आपकी बात, हो गई गठबंधन टूटा और अब देश में सामुदायिक विभाजन की स्थितियां पैदा हो रही है। चलिए सुधांशु मित्तल जी, विभाजक नेता है नरेंद्र मोदी, फाशीवादी भी पार्टी। नरेंद्र मोदी विभाजक नेता हैं, इसलिए वो विकास की बात करते हैं और ये लोग सब जो है सेकुलर नेता जो है, इसलिए ये जो है हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये भी कमाल की विडंबना है। अरे सांप्रदायिक राजनीति करो तुम और गुनहगार हम, कटघरे में हम खड़े होंगे। हम क्यों खड़े होंगे? हम जाके क्या बात करें? हम विकास की बात करें, हम भ्रष्टाचार रहित प्रशासन की बात करें, सुशासन की बात करें, महंगाई की बात कर रहे हैं। हम तो व्यवस्था के खिलाफ जो चीजें हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। और ये बात करें हिंदू मुसलमान, तुष्टीकरण, डिवाइसिव फोर्सेस, कमाल है भाई। क्या हमने क्या कहा है जो डिवाइस? अच्छा, वैसे भी देखिए, मुझे लगता है अपने को नेशनल पार्टी कहने वाले ये संगठन जो है, ये जो क्षेत्रीय संगठन है, इनकी अपनी बड़ी एक लोकल राजनीति है और एक लोकल लड़ाई है। इस मुद्दे पे इनकी लोकल स्टैंडाई शायद बहुत ज्यादा नहीं हो, इसलिए उसके प्रति अपनी कोई तीखी प्रतिक्रिया देना ये भी ठीक नहीं लगेगा मुझे। आ रहा हूं राजीव रंजन जी, लेकिन मीम अफजल साहब, तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति आप करते हैं और ठीकरा सुधांशु मित्तल जी की पार्टी के सर फोड़ते हैं, ऐसा क्यों? बताइए आप। ये तो पूरा नेशनल मीडिया इसका गवाह है कि हम कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हम तो तमाम वर्गों को साथ लेकर चलने की बात पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपने मुद्दा छेड़ा है वो बड़ा अहम है। मैं अभी जो क्लिपिंग आपने दिखाई, इससे पहले जो आपकी रिपोर्ट थी, उसको देख करके मेरे जहन में जो ख्याल आया वो सीधा ख्याल ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी कंफ्यूज पार्टी है। मेरा ख्याल है इससे बुरा वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पहले कभी देखा नहीं
कि उनको ये पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। आपने अभी कहा कि मोहन जी के पास जा रहे हैं, कभी कोई मोदी जी के भाग रहे हैं, कभी वो मुस्लिम विजन डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं, कभी अयोध्या की बात कर रहे हैं। और अब एक बात ये भी है कि अभी ये बिहार में यहाँ से बैठ करके या गुजरात से बैठ करके मोदी जी बात कर रहे हैं। सर, मुझे उसको तो ऐसा लग रहा है टेक्निक कहते हैं। हाँ। अफजल साहब सुनिए, 21वीं सदी में जा रहे हैं हम जी। उसको ऑडियो ब्रिज टेक्निक कहते हैं। मैं उसको ये भी कह सकता हूं कि बिहार की जनता का सामना करने से बचने की टेक्निक भी हो सकती है। ये सामने जाते हैं, बिहार के अंदर सरकार है, वहां से अभी बीजेपी ने अपनी हिमायत वहां से बाहर हुए हैं, तो उनको जाकर के वहां के अवाम के सामने बात करना चाहिए था। ये जो आप टेक्निक के जरिए टेलीफोन या उसके जरिए बात कर रहे हैं, इससे कोई असर वसर नहीं होगा और ये भागने वाली बात है। मेरा ख्याल है कि मोदी जी मैदान में आने से पहले ही मैदान छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। अवधेश जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन सुधांशु जी बड़े हंस रहे हैं। और मैं सुधांशु जी, बस आपसे मेरा यही सवाल है, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? जी जी सुधांशु जी फरमाइए। बताते तो और क्या खुशी हो रही है उसका इजहार भी कर देता हूँ। जी 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 मीर साहब, आप तो हमेशा खुश रहते हैं। पार्टी है, एक सेकेंड, हम तो इतनी कंफ्यूज पार्टी हैं, इतनी डायरेक्शनलेस पार्टी है, हमें वाकई कुछ नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं इधर उधर भाग रहे हैं। तो भैया आपको तो खुश होना चाहिए, आप क्यों चिंता कर रहे हैं इसकी? ये तो खुश है, हम तो खुश हो रहे हैं। कंफ्यूज अरे ये तो मैंने बहुत मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ। अलग बात है कि आप इस कंफ्यूजन में खुश हैं। बीजेपी के लोगों को आपसे कम से कम सबक सीखना चाहिए। एक मिनट सर, देखिए एक बड़ा अच्छा शेर है, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा है। आप होते रहिए। शेर तो आपने पढ़ा लेकिन गलत पढ़ा। सिर्फ आपसे मीर साहब सुनिए। अच्छा, वाकई बहस को आगे बढ़ाते हैं। वाकई आपको लगता है बीजेपी इस वक्त कंफ्यूज पार्टी है? नहीं सुधांशु जी, आप बहस को आगे ये बात को सुन लेते हैं कि क्या वाकई बीजेपी इस वक्त कंफ्यूज पार्टी है? ये बात सच है कि अगर पिछले 15 दिन की ही घटना को ले लें तो नीति, रणनीति, नियत और नेतृत्व चारों स्तर पर भाजपा इस समय संभ्रम का शिकार दिखी है। ये प्रमाण है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन यह है कि उसका मुकाबला जिस कांग्रेस से है, उसके पास से केवल सत्ता को अलग कर दीजिए तो चारों स्तर पर वो संभ्रम के शिखर पर दिखाई देगी। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है, क्या मोदी मोहन के चक्कर में बीजेपी का हाल क्या होगा? तो दीपक जी, मेरा उत्तर यह है कि अगर कुछ बेहतर हो सकता है इस समय तो मोदी और मोहन के ही चक्कर में भाजपा का हो सकता है कि इन दोनों के चक्कर से परे जो भाजपा ने 2004 से लेकर 2013 तक अपनी चुनावी दुर्दशा कर दी है, उसमें दूसरे किसी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। इतना ही मैं कहूंगा। और राजीव रंजन जी हमारे मित्र हैं, लेकिन इस समय में जो मुझे इस बात का दुख होता है कि बहुत जानबूझ करके जनता दल यू ने अपने सामने संकट को निमंत्रण दे दिया है। देखिए, जब तक मोदी थे दीपक जी, तो नीतीश कुमार की बात का असर होता था, हमारी आपकी भी रुचि थी। अब नीतीश कुमार की या राजीव रंजन जी की मोदी की आलोचना वैसे ही है केवल जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लालू जी की आलोचना है। तो वो जो एक यूएसपी था नीतीश जी का, और उसके कारण बीजेपी के वोट के साथ जो मोदी विरोध के मुसलमानों का कुछ वोट मिल जाता था, वो दोनों पर उन्होंने धक्का पहुंचाया। इतना बड़ा जोखिम है, इसलिए भले वो आलोचना कर दें, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय अगर मोदी और मोहन से किसी को बिहार में भय हो सकता है तो जनता दल यू है। जनता दल यू, मोदी और मोहन से भय है आपको? देखिए, सबसे पहली बात है, हमारे नेता नीतीश कुमार की अगुवाई में हमने जो कुछ हासिल किया है, हम बिहारियों को उस पर गर्व है, पहली बात। और हम अगर सुशील मोदी भी बिहारी है, उनको गर्व नहीं है? तो जिन सैद्धांतिक राजीव रंजन जी, सुशील मोदी भी बिहारी है, उनको गर्व नहीं है? नम्रता पूर्वक पता नहीं उनको गर्व है कि नहीं। पिछले दिनों तो वो काफी गर्वान्वित महसूस करते थे। वो तो कह रहे थे धोखा दिया, विश्वासघात से बदले हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता पाने के लिए उनको नई बातें कहनी पड़ेंगी, इसलिए कि लंबे समय तक वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह से रहे हैं, ये भी बिहार और उनकी पार्टी ने देखा है। की तस्वीर बनाने की कोशिश नहीं की है। विकास को लेकर के भी जो उनका दृष्टिकोण है, वो पिछड़े राज्यों के प्रति दुराग्रह
पूर्ण उनका दृष्टिकोण है और पिछड़े राज्यों के मन में गहरा संशय और अविश्वास उनकी जो उनके प्रबंधन और उनकी रणनीति को लेकर के, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं की बात कर रहे हैं आप। भाई उन्होंने क्या कहा, यही बिहार और गुजरात जो पार्टी आपने भाषण नहीं सुना नरेंद्र मोदी जो का, पार्टी देश के, उन्होंने कहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हिंदुस्तान में जिस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं हो खड़े करने के लिए, वो जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने मोरारजी भाई देसाई को प्रधानमंत्री बनाया, तो बिहार और गुजरात के कनेक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें विभाजन कहां से आ गया? नहीं, वो जिस कनेक्ट की बात कर रहे हैं, वो जिस कनेक्ट की बात कर रहे हैं, गुजरात में गांधी से नरेंद्र मोदी का सफर भी देख लिया है, और मुझे नहीं लगता कि गांधी, पटेल और नरेंद्र मोदी का जो ये सफर है, इतिहास के इस पड़ाव पर जो नरेंद्र मोदी के साथ ख्याति के साथ कुख्यातियां जुड़ी हैं, किसी गुजराती को अभिमान नहीं होगा आने वाले समय में। 1/3 देश की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी देने की हैसियत में नहीं है, और सुधांशु मित्तल जी हमें कहते हैं कि ये क्षेत्रीय दल है। हम तो कल भी, चाहे वो नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस के जो सवाल थे उन पर हमारी अगर असहमति थी तो वो थी, हमने नई बात नहीं की है, आपने नई बात की। हमने अगर अलायंस में भविष्य देखा था तो वो पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के एक मॉडरेट चेहरे में 25। अरे तो अटल जी के बाद हट जाते ना, हटे नहीं ना, अरे अटल जी के बाद हट जाते, बात क्या कर जा रहे हैं, आडवाणी जी के बाद हट जाते, आप तो हटे नहीं ना। सुधांशु मित्तल जी, दीपक जी मैं कुछ कह दूंगा, बड़ा सवाल बैंकरप्सी है कि इनके पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नेता नहीं है। बैंकरप्सी तो है, ये तो मानना पड़ेगा। इसीलिए इनके पार्टी के लोग बोलते हैं मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी प्रधानमंत्री। मित्तल साहब ऐसा है, पहले पार्टी तय तो कर ले कि प्रधानमंत्री बनाना किसको है, अभी तो आप लोग वैसे ही के लगे हुए। अच्छा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये सांप्रदायिकता का जो की बहस है, ये आरएसएस को लेके जो बहस है, एक बार खुल के चर्चा होनी चाहिए, एक बार खुल के हो जाए कि भाई कौन सांप्रदायिक है और कौन जो है वो सेक्युलर है। ये तो 79 से हो रहा है सुधांशु जी, 79 से जनता पार्टी टूटी इसी मुद्दे पर। सर एक सेकंड मैं खत्म कर लूं, उसके बाद बोलते रहिएगा आप। ये आपको ध्यान है 78 एलपी का एक रिकॉर्ड हुआ करता था ग्रामोफोन के जमाने में, और वो एक सुई से चलता था। अक्सर वो सुई घिसने के बाद वहीं एक जगह अटक जाती थी और वही बात होती थी, ये क्या हो रहा है? इस राजनीति के इन लोगों का 78 वाले एलपी वाली जो रिकॉर्ड है उसकी सुई अटक गई है। ये देश कहीं का कहीं पहुंच गया, विश्व कहीं का कहीं पहुंच गया, ये अभी भी वहीं पे इनकी सुई अटकी हुई है। मतलब पिछले 3 बार से गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी को जिता दिया, देश कहीं का निकल गया। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये ले दे के वही सांप्रदायिकता विभाजन करने वाली राजनीति। अरे मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप सुनिए, अगर आपकी सांप्रदायिकता और सेक्युलरिज्म की परिभाषा यह है कि सांप्रदायिक दलों के साथ आप मिलकर सरकार बनाएंगे और आप सेक्युलर होंगे और हम कम्युनल होंगे, तो भैया ये आपको सांप्रदायिकता और कम्युनलिज्म की परिभाषा मंजूर है, हमें नहीं मंजूर है। हमारी एक ही परिभाषा है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट टू नन। वही परिभाषा हमारी है। सुधांशु भाई आवाम की पॉलिटिक्स। सुधांशु भाई, आपकी पूरी तकरीर सुनने के बाद हम विकास की लंबी बात नहीं करूंगा, हम सुशासन की पॉलिटिक्स करेंगे। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। आप हमको शायद सेकुलर नहीं मानते, ऐसा मैं समझ रहा हूं, और हम आपको सेकुलर नहीं मानते, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन आपने एक सवाल बड़ा पूछा है कि ये कहां से सेकुलर हो गया। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। आपने अभी कहा कि हम तो सबको बराबर से इंसाफ देना चाहते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि गुजरात, जहां पर आपके इतना बड़े नेता ने इतना बड़ा विकास किया है, वहां पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आपने एक भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के आदमी को टिकट क्यों नहीं दिया? आपकी काबीना के अंदर, आपकी कैबिनेट में कोई वो लोग नहीं है जिनकी 10% वहां पर आबादी है। आप मुझे ये और बता दें कि वहां पर माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं बनाया आपने?
माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट क्यों नहीं बनाया? जो सेंटर से स्कॉलरशिप्स के लिए पैसा गया गरीब बच्चों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, उसको बांटने से क्यों इनकार किया? क्या आपका यही इंसाफ है और यही आपका सेकुलरिज्म है? बता दीजिए इसका जवाब दीजिए। मैं चाहता था कि आप ये स्पष्ट करें। मैं ये चाहता था कि ये और बता दें कि पिछले 5 इलेक्शनों में 550 सीटों में आप हमेशा सिर्फ एक मुसलमान को टिकट देते हो। आप इतने बड़े सेक्टर को देते हैं, हार जाते हैं, 2 को देते हैं, हार जाते हैं। नहीं, मैं कुछ कह लूं? नहीं, पॉलिटिकल प्रोसेस में आप सबको हिस्सेदारी देना चाहिए ना आपको। सर अब आप बोलने तो दीजिए। चलिए बोलिए। अगर सेक्युलरिज्म की परिभाषा ये है कि एमआईएम से मैं आंध्र में हाथ मिला के, मेरी बात का जवाब दीजिए, बात को घुमाइए मत। आपको मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं अभी सर मत। आपने तो हमें सेकुलर कह दिया। हम अपनी सारी बुराइयां कबूल करते हैं। मुझे आप अपने सेकुलर होने का सबूत दीजिए ना। अरे भाई, आप मुझे सिर्फ अपने सेकुलर होने का सबूत दीजिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जवाब आप एक तरफ डॉक्यूमेंट बना रहे हो और दूसरी तरफ आप अंदर कोई हिस्सेदारी की तैयार नहीं हो। अब सर, आज नरेंद्र मोदी का 42 इंच का सीना दिखाई दीजिए आप। मुझे नरेंद्र भाई ने कहा था एक चुनाव में, बोलने तो दीजिए, 42 इंच की मेरी छाती, मुझे बोलने तो दीजिए, दिखा दीजिए वो। दीपक जी सुनिए, अब कुछ सत्य में बोलना चाहता हूं जो आप लोग सुनना नहीं चाहते। एमआईएम के साथ समझौता करके, मुसलमान पार्टी के साथ समझौता करके अगर आप सेक्युलरिज्म में क्या परिभाषा दे रहे हैं तो आप सेक्युलरिस्ट होइए, हमें ऐसे सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं है। केरल के अंदर आप क्रिश्चियन कांग्रेस के साथ समझौता करके जवाब नहीं दे रहे हैं। आप डाइवर्ट कर रहे हो। मैं तो आपके पहले ऑब्जेक्शन को ये मान करके कि आप हमें आगे आने वाला बोलने दीजिए। अगर ये आपके सेक्युलरिज्म की परिभाषा है तो आपको मुबारक हो, हमें ऐसी सेक्युलरिज्म की परिभाषा नहीं चाहिए। 84 के दंगे करवा के किसी को भी आप सजा न दिलवाइए और कहिए मैं सेक्युलरिज्म में विश्वास रखता हूं, तो ऐसा सेक्युलरिज्म आपका होगा। आपका प्रधानमंत्री कहे कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो कंपन होती है, ये आपको मुबारक हो। अब आइए गुजरात पे। मैं गुजरात पे आना चाहता हूं। गुजरात के अंदर जरा देखिए, वहां के मुसलमानों का कितनी तरक्की हुई है। मुझे कुछ तरक्की नहीं चाहिए, मुझे हिस्सेदारी चाहिए। मुसलमान कोई भिख मंगे नहीं है मुसलमान की, उन्हें तरक्की दे दी आपने। कौन है ये मांगने वाले? अपने तरक्की करते हैं। आपने तो हवाम मांगेगा। सुनिए, अगर इस देश को धर्म के आधार पर बांटना होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के आधार पर नहीं बांट रहा हूं। सुनिए, मैं तो आपके सेक्युलरिज्म के बारे में सवाल कर रहा हूं। अरे मैं वही सेक्युलरिज्म बता रहा हूं। इस देश में सेक्युलरिज्म यह है कि हम पंथ के नाम पे किसी को नहीं देखेंगे। इसीलिए इस देश में कोई मुसलमान के नाम पे, कोई सिख के नाम पे, कोई हिंदू के नाम पे, और इसीलिए हमारी पार्टी के लिए हमारी पार्टी को इंसानों की माइनॉरिटी मोर्चा क्यों है? हम लोग सुनिए, आपके माइनॉरिटी मोर्चा क्यों है? अगर आप इस तरह से नहीं देखते, बोलने तो दीजिए। नहीं, माइनॉरिटी मोर्चा उनके लिए होगा, लेकिन हम टिकटें जो है हम धर्म के नाम पे नहीं बांटेंगे। माइनॉरिटी मोर्चा बनाएंगे, टिकट नहीं देंगे। और आप सुनिए, आप बांटेंगे, आपको मुबारक। अगर आपका सेक्युलरिज्म ये है, हमें जो मुबारक है, आपको क्या मुबारक है वो बताइए ना। आपको मुबारक, हमें नहीं चाहिए। हम इस सेक्युलरिज्म को रिजेक्ट करते हैं। हमारा सेक्युलरिज्म अगर नहीं होता तो गुजरात की जनता आप एक कम्युनिटी को रिजेक्ट करते हैं, ये कहिए ना सीधी बात। अगर आपका सेक्युलरिज्म होता गुजरात में तो आपको वोट मिलता। सेट हो गया कांग्रेस और भाजपा के बीच। जिस सेकुलरिज्म वर्सेस जो है कम्युनलिज्म, 3 बार उनको जिताया है, वहां पर थोड़ा अच्छी चल रही है। अगर आप सेक्युलरिज्म थे और हम कम्युनल थे तो गुजरात की जनता आपको जिताती, हमें नहीं जिताती। इसलिए ये डिबेट ना उठाइए गुजरात के बारे में। नहीं, नरेंद्र मोदी अगर आपकी अनुमति हो तो खुश है। हम इस नैरो पैरामीटर्स के अंदर कभी राजनीति करते नहीं। आपका तो बहुत ब्रॉड, और अगर आप ये पैरामीटर्स हैं तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। सुधांशु जी आपके नैरो हैं। आपका चश्मा जो है एमआईएम का चश्मा है।
आपका केरल कांग्रेस का चश्मा है। आप धर्म की राजनीति करके ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, ये राजनीति करके चश्मा दिखाना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए चश्मा। हम देश के सामने जाते हैं इंसानियत की राजनीति करने, हम देश के नागरिक की राजनीति करते हैं। हम किसी धर्म की और किसी जात की राजनीति नहीं करते। हम सबकी राजनीति करते हैं और सबको बराबर की हिस्सेदारी देते हैं। अगर आप करते हो, हिस्सेदारी देते हैं। अगर आप असल में भीख देने के तस्वीर से बहुत ज्यादा अपने आपको, इसीलिए आपके राज के अंदर, आज की राज के अंदर मुसलमान ने तरक्की नहीं करी। आपने उसको शिक्षा नहीं दी, आपने उसको व्यवसाय नहीं दिया, आपने उसको तालीम नहीं दी। आपके राज के अंदर तो मुसलमान का कुछ भला ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ वोट की राजनीति करी, उसकी भलाई की राजनीति नहीं करी। इसलिए अपनी गिरबान में झांकिए। ये राइट टू एजुकेशन किसके लिए है, जरा बताइए आप। खुद पूरे देश के लिए। एजुकेशन आज 65 साल, सुनिए, हाँ वही कह रहा हूं मैं। सुधांशु जी माफ कीजिए, देश की आपने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये जवाब दे दें कि मोदी जी ने एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया? और अगर आप ये राजनीति नहीं करते तो आपने विजन डॉक्यूमेंट मुसलमानों के लिए क्यों बनाया? आपके यहाँ माइनॉरिटी मोर्चा क्यों है? क्यों शाहनवाज आपके प्रवक्ता हैं? और आप क्यों शान के साथ कहते हैं कि शाहनवाज हमारे प्रवक्ता हैं? एक बड़ी अच्छी चीज है, उन दोनों को भी हटा दीजिए। भानुमति कंप्लीट हो जाएगा आपका। कोई परवर्स लॉजिक को सुनिए, ये परवर्स नहीं है। सिंपल से आपको मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। सुनिए ना, अगर मैं वही इंसाफ सुना रहा हूं आपको। अगर हम कम्युनल हैं और आप सेक्युलरिज्म में नहीं कह रहे हैं ना, गुजरात की जनता हमें रिजेक्ट करती, हमें रिजेक्ट करती और आपको चुनती। मैं उस सेक्युलरिज्म के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपका सेक्युलरिज्म जो है ढोंग है। आपके सेक्युलरिज्म का दावा पेश नहीं किया होता ना, आपने दावा पेश किया था, मैंने उस पर सवाल उठाया, उसका जवाब दे दीजिए। नहीं सुनती, इसलिए गुजरात की बात नहीं करिए। आपने गुजरात की बात बताई है, इसलिए मैं गुजरात का जवाब दे रहा हूं आपको। मैं गुजरात मध्य प्रदेश का सत्ता की बात कर रहा हूं, 3 बार पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, उधर की बात करें। आप अभी वही की बात कर रहे थे। देखिए अब आप पकड़े गए तो आप इधर उधर की बात नहीं, मैंने आप इधर उधर की बात शुरू से कर रहे हैं। इस देश को धर्म की बात नहीं की, इस देश को धर्म और जाति में ना बांटिए। मेरी बात का सीधा जवाब दीजिए। और अगर इस देश को आपकी परिभाषा में करना होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना। मेरी परिभाषा नहीं है, होना चाहिए। हमारी परिभाषा है सबका विकास की, जो है हमारी परिभाषा है सबका हिस्सेदारी, हमारी परिभाषा है एक को बराबर जो है एंटी। आप इस देश के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। इस देश के संविधान में धर्म के नाम पे टिकटें नहीं बांटी जाती हैं। वो क्या अगर बांटी होती तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए केंद्र बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 10 सीटें इनके लिए रिजर्व होंगी, 15 उनके लिए होगी। अरे किसको समझा रहे हैं आप? ये सीधा बोलिए ना, आपके ढोंग को हमारे यहाँ हमारी पार्टी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करिए। हमारी पार्टी में देश के लोगों के लिए जगह है, किसी धर्म के लोगों के लिए जगह नहीं। देश का नहीं है, आपकी पार्टी बाहर से आया है क्या? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए जगह है, इसीलिए हमारे शहनवाज भी है, इसीलिए हमारे दसियों लोग हैं जो आपके संप्रदाय के हैं। ये आप जो है संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं। आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। लोगों को आपने सवाल उठाया, मैंने उस पर आपसे आपने ये बताया कि आप बहुत जवाब दिया। मैंने उस पर सवाल जवाब दिया कि गुजरात लेकिन आप जवाब नहीं दे सकते। गुजरात की जनता ने जवाब दे दिया था। मैं माफी चाहता हूं कि मुझे करना पड़ गया आज उनके। नहीं, मैं बहुत खुश हूं, आप दोनों इस तरह से बात करते रहिए क्योंकि आप 2014 का एजेंडा तय कर रहे हैं। नहीं, आप 2014 का एजेंडा तय कर रहे हैं। ये और सुधांशु जी सुधांशु जी मेरी बात सुनिए। ये मोदी और मोहन की जोड़ी का असर है। जिस एजेंडे पर ये ले जाना चाहते हैं चुनाव को, उस एजेंडे पर ले जा रहे हैं। कांग्रेस का करप्शन, महंगाई सब भूल जाइए और इसी पर चुनाव लड़िए क्योंकि आप नरेंद्र मोदी को ले आए हैं। हम नहीं लड़ेंगे। देखिए हम लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। सीधा कांग्रेस हम राजनीति करेंगे कि देश की जनता का हक क्या है। हम महंगाई के खिलाफ राजनीति लड़ेंगे। हम इनकी राजनीति नहीं लड़ेंगे। हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करेंगे। ये सांप्रदायिक ही करते रहे। हमारी है जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट टू नन। इस देश में महंगाई रहेगी या दाम कम होंगे, हमारी ये राजनीति होगी। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार रहेगा या नहीं रहेगा, हमारी ये राजनीति होगी। इस देश का तरक्की कैसे राजनीति नहीं करने वाले। जरूर
भ्रष्टाचार आपका सबसे बड़ा मुद्दा है सुधांशु मित्तल जी, आप मानते हैं देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आपके मंत्री हैं बाबूभाई बुकेरिया, उनको हफ्ते भर पहले सजा हुई है, मंत्री बनने की राह में लाइन में लगे हुए हैं, उनकी कैबिनेट में वो मंत्री हैं, उनको कानूनी तौर पर 3 साल इलीगल माइनिंग करप्शन में सजा हो चुकी है, उनको अभी तक कैबिनेट से क्यों नहीं हटाया गया? इलीगल माइनिंग दीपक जी, 2 अलग अलग चीजें। इलीगल माइनिंग में सजा हुई है, उसके फैक्ट क्या है मैं जान करके बतला दूंगा, और एब्रेशन इज नॉट द रूल। मुझे बताइए आपने हटाया क्यों नहीं? पैसे आप उसको सुनिए, अपवाद, आप अपवाद को व्यवस्था न कहिए। यहाँ की इनकी व्यवस्था है, हमारा अपवाद हो सकता है, अपवाद को व्यवस्था न कहिए। अच्छा, अगर आप करें तो अपवाद और ये करें तो व्यवस्था। सुधांशु मित्तल जी, आप करें तो अपवाद, ये करें तो व्यवस्था। नहीं, हमारे यहाँ एक अपवाद है, मैं पूछ कर, वो भी भ्रष्टाचार का नहीं है। इलीगल माइनिंग के बारे में मैंने इलीगल माइनिंग भ्रष्टाचार नहीं होता। इलीगल माइनिंग भ्रष्टाचार नहीं होता। एक मिनट सुधांशु मित्तल जी, इलीगल माइनिंग भ्रष्टाचार होता है या नहीं, ये बता दीजिए। मैं बताता हूँ आपको, पूछिए ना मुझसे, इलीगल माइनिंग भ्रष्टाचार होता है या नहीं के अंदर? ना इलीगल माइनिंग भ्रष्टाचार है या नहीं? चीज होता है वो भ्रष्टाचार होता है। इलीगल माइनिंग आपको सजा होती है। सुधांशु भाई, मेरा ख्याल है कि इस मामले में आपने कुछ थोड़ी सी स्टडी नहीं की। आप प्रवक्ता हैं, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में कल ताजा घटना हुई है, पता नहीं आपको उसकी भी जानकारी है या नहीं है। और उसमें आप ही के एक आदमी ने, आप ही के एक लीडर ने कहा है मैं भारतीय जनता पार्टी की गंदगी साफ कर रहा हूं, और उसने आपके 9 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहने वाले को 1 मिनट में साफ कर दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस वक्त एक कंफ्यूज पार्टी हैं, अपने कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कीजिए। टेलीविजन की बहस पर आप ये जो सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, मैं आपको यकीन, कांग्रेस पार्टी का ये मुद्दा नहीं है। हम लोगों के विकास की बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो लोगों को फायदा करे। भ्रष्टाचार, आपने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इनके जवाब का जवाब नहीं दिया, आप आगे और क्या कहेंगे? मैं माफी चाहता हूँ। आप महंगाई को कहाँ ले गए? उससे आपने जनता का फायदा करा, आपने उस गृहिणी की कमर तोड़ दी और आपने जनता का फायदा करा। आपसे ये कब कह रहा हूँ कि आप महंगाई पर सवाल न उठाइए, लेकिन आप तो अयोध्या की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। व्यवस्था आपने खत्म कर दी और आपने जनता का फायदा करा। अगर ये आपका फायदा है तो आपको मुबारक, जनता अपने आप तय कर लेगी। अरे इस समय कुशासन की ओर देखिए, आपने क्या कर रखा है। आज पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बैठ गई है। जब कहते हैं 3 रुपए चावल, 2 रुपए गेहूं और 1 रुपया मोटा अनाज, ये 3 जो ऐलान हुए हैं, इसने आपके होश उड़ा दिए हैं। अभी आप उसकी मुखालफत कर रहे थे, आज आपको ये कहना पड़ा कि हम इसके साथ हैं। आपकी घोषणाएं क्या है और आपको भी पता है। ये वोट बैंक इकोनॉमिक्स जो है, आपको मुबारक। और आप लोगों का दिल देश के लिए धड़कता है, आपका दिल धड़कता है वोट की राजनीति में। हमने कहा 80 करोड़ लोगों को अर्थव्यवस्था चाहिए, खाना पहुंचाना, महंगाई उसको निजात दिलाना। हमारा दिल जो है वो वोट के लिए धड़क रहा है, और आप जो है अयोध्या की बात करके देश के लिए दिल धड़काने की आप क्या बात करते हैं? आप विकास की बात नहीं करते, आप वापिस करिए। अरे हम विकास की बात नहीं करते, विकास करके दिखाते हैं। सांप्रदायिक होंगे, विकास की बात नहीं करते, हम विकास करके दिखाते और हमने करके दिखाया। दिल्ली के अंदर जो विकास हुआ है, आप बताओ आपने क्या किया था 15 साल में दिल्ली में जो विकास हुआ है, बताइए आप। देश में मुकाबला करेंगे आप मीर साहब गुजरात से? देश दिल्ली नहीं है मीर साहब। अगर आपको लगता है देश दिल्ली है तो आपको मुबारक हो। गुजरात भी पूरा हिंदुस्तान नहीं है, बात समझ लीजिए आप। सिर्फ एक गुजरात भी हिंदुस्तान नहीं है, 7 लोकसभा सदस्यों का गुजरात भी हिंदुस्तान नहीं है। मैंने वही कहा, देश की सोचिए। मैं वही कह रहा हूं, आप गुजरात की बात करके पूरे देश की बात करते हैं, मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो आप कहते हैं दिल्ली हिंदुस्तान नहीं है। आप गुजरात का नाम लेकर पूरे देश को ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने बिल्कुल गुजरात की बात नहीं करी, मैंने बिल्कुल नहीं करी। आप गुजरात की बात कर रहे हैं, मैंने नहीं करा। मैं देश की बात कर रहा हूँ। आप हमेशा बात करते हैं, विकास पुरुष छोटी चीज में नहीं कहते। विकास पुरुष आप हमेशा हार गए, विकास पुरुष से पहले 3 दौर पहले ये बात गए। विकास पुरुष बिहार में क्यों हार गए, बंगाल में क्यों हार गए, उत्तर प्रदेश में क्यों हार गए बाई इलेक्शन के अंदर? मीर साहब सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आप जीते क्या? आप जीते क्या? मुझे बिहार सवाल नहीं उठाया, आप कह रहे हैं। अरे क्या बात करिए? हम अगर हम हारे तो आप अपने ग्राउंड में झांके फिर बात करिए।
चलो आप दोनों की तकरीर हो गई तो मैं बहस को आगे बढ़ाऊं। आपके भ्रष्टाचार से लोग, अगर आप दोनों की तकरीर हो गई है तो मैं बहस को आगे बढ़ाऊं। महंगाई से तंग है, आपके कुशासन से तंग है, आज व्यवस्था छिनमिला गई है, लोग उससे तंग है, उसकी चिंता करिए। कैसे खड़ा करें उसकी चिंता करिए। अवधेश जी बड़ा सिंपल है, मोदी मोहन की जोड़ी ने देश की राजनीति को बदल दिया है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सच इस समय ये है बिल्कुल नहीं, मोदी नामक तूफान का उत्तर न कांग्रेस के पास है, न जनता दल के पास है, न समाजवादी के पास है, न हमारे आपके जैसे पत्रकारों के पास है। जैसे मोदी ने आज जो कुछ भी किया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसकी तुलना पीछे के व्यक्तित्व और राजनीति से मत करिए। अब आज जो कुछ उसने किया है, देखिए उसको थोड़ा 1 मिनट में उसको गहराई से देखिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह आवाज उठ रही है कि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो एनडीए टूट जाएगा, नीतीश कुमार जाने का संकेत है। अब उन्होंने इसका उत्तर स्वयं नहीं दिया है, बिहार में संवाद करके बता दिया नेताओं को भी कि इससे कार्यकर्ता प्रसन्न है और मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं, जो कुछ भी क्षति है उससे बेहतर हम करके लाएंगे। अब ये इसका उत्तर किसके पास है? मैं आप लोगों की तकरीर हो गई है। पहली बात, इस समय जो बहस कर रहे थे दीपक जी, सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म 1988 से भारतीय राजनीति में सघन रूप से खड़ा हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर संपूर्ण भारत में आलोड़न का एक दौर शुरू किया अयोध्या को लेकर के। और जितना ही सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म पर हमला होता था और लाल कृष्ण आडवाणी उसको स्यूडो सेकुलरिज्म कहते थे, भाजपा का ग्राफ बढ़ता चला गया। लेकिन सवाल यह है कि ये आज वो सचिन तेंदुलकर नहीं है जो 1989 से लेकर के और 2010 तक की भाजपा थी। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी, जो हम लोगों ने शुरू में कहा, स्वयं नेतृत्व नीति और रणनीति पर संभ्रम में है, क्योंकि सेकुलरिज्म पर सबसे ज्यादा रक्षात्मक इस समय भारतीय जनता पार्टी हो गई है। अब उसमें वो कुव्वत नहीं है कि सीना तान के जो कुछ हमारा एजेंडा है उसको बोले और जनता को आलोड़ित करें। इसलिए मोदी और मोहन तभी सफल होंगे उसी प्रकार से कि अगर सचिन तेंदुलकर को आप क्रिकेट के बजाय अगर फुटबॉल दे देंगे, उसको पिच की जगह फुटबॉल का मैदान दे देंगे तो वो सफल नहीं हो सकता है। मोहन और मोदी सफल तभी हो सकते हैं जिस मैदान के वो खिलाड़ी हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी यहां तक आई है, वो अगर सुधांशु जी और इनके मित्र और नेता दे दें तो मैं आज भी कह रहा हूं कि भारत में वो राष्ट्रवाद का ऐसा है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से बेहतर कर सकती है। लेकिन आज अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा व्यवस्थित तरीके से इस समय आगे बढ़ रही है। कांग्रेस व्यवस्थित तरीके से, लेकिन जनता दल यूनाइटेड मोदी और मोहन की जोड़ी कम से कम आपको तो तकलीफ पहुंचाएगी बिहार में। देखिए, बिहार के नतीजे बिल्कुल हमारी उम्मीदों से अलग नहीं होंगे। एक धर्मनिरपेक्ष जो मतदाताओं का मिजाज है वो आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी को कई अल्पसंख्यक इलाकों में वोट इसलिए मिले थे जिसमें इनके प्रवक्ता शाहनवाज भी हैं, वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की करिश्माई धर्मनिरपेक्ष छवि थी जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मिला था। भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक शहरी पार्टी है और इस पार्टी को बार बार इस पार्टी के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार के एमएलए कम थे लेकिन उन्होंने उनको अपना नेता माना। तो कोई पार्टी ऐसा दान नहीं करती है, खैरात नहीं देती है। उनको पता था कि वो बिहार में लालू यादव के कुशासन का विकल्प नहीं हो सकते, उसका सामना नहीं कर सकते हैं। बड़ी देर से याद आया आपको नेतृत्व में लालू यादव का बिहार में बड़ी देर से याद आया। देखिए, बात दीपक जी बहुत स्पष्ट है, बड़ी देर से याद आया, बड़ी देर मेहरबान आते आते। और दीपक जी बिल्कुल कोई देर नहीं की है हम लोगों ने। और मैं एक बात जरूर पूछूंगा सुधांशु मित्तल जी से कि गुजरात में जिस तथाकथित धर्मनिरपेक्षता को लेकर के लगातार सूडो सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, नई परिभाषाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता गढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य की हाईकोर्ट को कहना पड़े कि सीबीआई अपने स्टेटस रिपोर्ट में थोड़ी पैनापन लाए और सही अर्थों में जो लोग उसके लिए जवाबदेह हैं उन तक उनके नकेल को कसा जा सके, मुझे लगता है ये सरकार के खिलाफ एक बड़ी बात है। चाहे वो इशरत जहां का सवाल हो, चाहे समीर पठान का मामला हो, सोहराबुद्दीन का सवाल हो, संजीव भट्ट जैसे ईमानदार आईएएस अफसर का मामला हो, या हिरन पांड्या जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की हत्या का सवाल हो।
गुजरात की सरकार संसद, अरे जब ये सब हुआ था आप साथ में थे भैया, अधिकारों का, अरे जब ये सब हुआ था राजीव रंजन जी आप इनके साथ थे, हम तो उनके खिलाफ वहां चुनाव लड़ते थे। नहीं आप तो साथ थे, बिल्कुल नहीं, सरकार चला रहे थे, लाल बत्ती में घूम रहे थे, अब क्यों याद आ रहा है? में हम बिहार में थे, अब क्यों याद आ रहा है? जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। लगातार गुजरात में हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे। दीपक जी प्रेम गुजरात में हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, दोष नहीं, हमारे तमाम राष्ट्रीय नेता वहां जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि अवधेश जी ने कहा कि नीतीश कुमार की यूएसपी समाप्त हो गई। आप बिहार के रहने वाले हैं, आपने 77 भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पैर फैलाने का मौका मिला। 89 में वीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को पूरे देश में पहुंचाने का काम किया। आज अगर ये 3 धार्मिक समूहों का गठजोड़ है तो केवल नीतीश कुमार की अगुवाई में इस गठबंधन को एक वैचारिक आधार मिला था, नहीं तो ये तो पूरी तरह से धार्मिक जो समूह है उनका ये उन्हीं का काम कर रहे हैं। सारे धार्मिक समूह अगर उनके साथ है तो समस्या खड़ी हो जाएगी। राजीव जी धार्मिक समूह उन्हीं के साथ आप भेज रहे हैं, ये उनका काम कर रहे हैं। जी देखिए दीपक जी समझ नहीं पा रहे क्या होता है राजीव रंजन राजीव जी, हकीकत ये आपको पता नहीं है तीर कहाँ लगेगा। ये साधु संत अभी भाजपा से नाराज थे, आप लोग बोल बोल के धार्मिक समूहों को उनके साथ कर रहे हैं। आपको पता नहीं है तीर कहाँ पर लगेगा, अभी तीर निकल गया है बस। दीपक जी सुनिए, देखिए आप ऐसा है कि धार्मिक जुगलबंदी करने के बाद भी देश में सांप्रदायिक जो एक सोच है वो इस देश में नहीं बन सकता है। इस देश में साझी विरासत का मतलब है, इस देश में सैकड़ों वर्षों से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलकर रहते आए हैं। इसलिए एक ऐसे विभाजक व्यक्तित्व के नेतृत्व में जिसको दुनिया की कई देशों की देश में 282 भारतीय मैं नहीं समझता हूं कि इस देश में या इस राज्य में कोई जनादेश उनके पक्ष में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी 282 पहुंचे, एक समय 10 राज्य में सरकार उसके साथियों के सारी बातों से ये भारत में हुआ है। आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। आज कहाँ है, लगातार चुनाव हार रहे हैं अवधेश जी, इसके बारे में सिर्फ लगातार अवधेश जी हार रहे हैं। एक मिनट, जो आपने फरमाया मेरे भाई जो मित्र हैं जो कहा, अरे भाई मेरे बारे में चर्चा हो रही तो मुझे तो कहने नहीं दीजिए। चलिए आप सुधांशु भाई के पास, जी के पास आते हैं। आप विभाजक धार्मिक समूह के नेता हैं, काश ऐसा होता तो आप कभी चुनाव ही ना हारते। सुधांशु मित्तल जी। दीपक जी पहली बात तो जो राजीव रंजन जी कह रहे थे मैं कहना चाहता हूं, हार के बाद आदमी में विनम्रता आ जानी चाहिए। महाराजगंज में जो इनके साथ हुआ उसके बाद कम से कम इनको आत्मचिंतन कर लेना चाहिए, थोड़ी विनम्रता कर लेनी चाहिए। ये जो अहंकार है ना, इसी अहंकार की वजह से सारे दूध हार, आप तो सारे स्टेट हार गए। हम तो लगातार चुनाव में 4 एक चुनाव जो आपके विश्वासघात से हम हारे, मुझे चुनाव को भुला रहे हैं, मुझे लगातार हार रहे हैं। आपको तो संन्यास लेना चाहिए आपके नेता को। राजीव रंजन जी ये तो देखिए, ये तो तरीका नहीं। आप जब लगातार हार रहे हैं और फिर भी दीवारों पर लिखी आप बोलिए, आप बिलबिला क्यों रहे हैं? बाजाबता स्टैंड किया है, बिलबिला क्यों रहे हैं? बेईमानी की है, विश्वासघात, आप बिलबिला क्यों रहे हैं? भाई बात तो सुनिए दूसरे की, बेचैनी बिलबिला गए, इसके मतलब दिखता है ना, इसके मतलब लगातार बोल रहे हैं। कितनी बात आपकी सुने हम लोग। सुधांशु जी, हम लोग आपके प्रवचन को सुनने के लिए स्टूडियो में नहीं आए हैं, लगातार आपकी तकरीर हम सुन रहे हैं और आपने महाराजगंज के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि आपका राजनीतिक चरित्र क्या है, आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, आपने देश को बता दिया है। लगातार ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके अहंकार क्यों दिखा पा रहे, आप लगातार आपके लोग सड़कों पर बिहार की जनता ने आपका 150 ऐसी सीटें हैं जहाँ उन्हें दिया है, आप दूसरों को क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। अरे आपके पास तो एक राज्य के अलावा कुछ नहीं बचा, आप क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कमाल है। आप अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, आपके पास एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, पूरे दक्षिण में आपके लोग नहीं हैं, उत्तर पूर्व में आपके लोग नहीं हैं। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी के लिए महामंत्रित कर रहे थे, अरे आप वो बंगाल से लेकर त्रिपुरा से लेकर केरल से लेकर देश के
ऐसे 1/3 राज्य हैं जहां आपके पास उम्मीदवार खड़े करने के लिए नहीं है। चलिए मैं कुछ थोड़ा सा आप कैसी बात कर रहे हैं? हम सोचेंगे ना, हम तो आपसे नहीं कह रहे हैं। अच्छा सर, आज बहुत तकरार हो गई है। देखिए, मुझे और अवधेश जी जैसे दो लोगों को जो इतने वाचाल हैं उनको शांत रहना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडियो में इतनी गर्मी है कि मुझे फायर ब्रिगेड वालों को बुलवाना पड़ेगा। अफजल साहब, मोदी और मोहन की जोड़ी क्या कर पाएगी कांग्रेस के खिलाफ? 2 टूक। देखिए, हम ना मोदी जी को देखते हैं ना मोहन जी को देखते हैं। हम अपने विचारों की लड़ाई लड़ेंगे और आगे चल करके चाहे मोदी जी आए, चाहे अडवाणी जी आए, कोई भी आए, हमारे लिए तो सब बराबर हैं और हमें सबको जवाब देना है और देश के लोगों को जवाब देना है कि हमने कैसी सरकार चलाई है, हम कैसे हैं, और उसी को लेकर के हम जाएंगे अवाम के दरमियान में। हम इंडिविजुअल बहस में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अभी जो थोड़ी सी बहस हो गई और सुधांशु जी ने शुरू में बड़ा अच्छा शेर बड़े गलत अंदाज से सुनाया था, तो मैं भी इस वक्त एक शेर सुना दूं, शायद थोड़ा सा मजा बदल जाए इस माहौल का। ये मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते हैं, ये वो गाना है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। आपकी जो बहस हो रही थी तो मेरे जहन में अचानक ये शेर आया कि सुना दूं मैं, ताकि आपको ये एहसास हो कि आप हर सांस पर वो गाना नहीं गा सकते, बहुत कंफ्यूज हैं। अपने कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस इस मोहब्बत का तराना गा रही है ना। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते जिस काफिर पे दम निकले। अब कौन से काफिर पे दम निकल रहा है? अरे किस काफिर पर दम निकल रहा है? थोड़ा ये बता दीजिए, किस पर दम निकल रहा है आज? इनकी राजनीति जो है हमें देख के चल रही है। मैं इनकी तरफ से ये शेर सुना रहा था। इनकी तरफ से सुना रहे थे। इनकी राजनीति जो है सरकार देख के नहीं चल रही है, इनकी राजनीति जनता देख के नहीं चल रही है। इनकी राजनीति तो यही चल रही है, हाय मोदी, हाय मोहन जी, हाय भाजपा। कहा हमने तो एक बार भी नहीं कहा। अरे भाई, हमसे तो दीपक जी पूछ रहे तब भी नहीं कहा। हम तो यही कहा, हम तो नहीं कह रहे, हम तो नहीं कह रहे। लेकिन सुधांशु जी मोहब्बत की परिभाषा बदल गई है। सुधांशु जी की बात नहीं करी। सुधांशु जी, आजकल मोहब्बत की परिभाषा बदल गई है और राजनेताओं को देख के करीना कपूर पर एक फिल्माई गई है गाना कि अब किसी को दिल में जगह देने की जरूरत नहीं है, अब तो फेविकॉल से फोटो सीने पर चिपका दीजिए, एक मिस कॉल कर दीजिए, मोहब्बत हो गया। तो वैसे ही आजकल नेता करने में माहिर है, कॉल करने में माहिर है। वो तो मेरे फोटो सीने से आप चिपकाले से या फेविकॉल से, वो तो बस मोदी जी के फोटो क्या पोस्टर चिपके पड़े? क्यों नहीं साहब चिपके हुए हैं कि नहीं? चारों तरफ। तो सुधांशु जी किससे मोहब्बत होगी? कहना चाहता हूँ। हाँ चलिए, आखिरी बात आज आपकी सही। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, एक सेकेंड। आरएसएस के भाजपा के संबंध हैं, इसमें हमने कभी मना नहीं करा, देश में जगजाहिर है, और इन्हीं संबंधों को लेके एक विभाजन हुआ था। तो इसलिए ये संबंध है या नहीं संबंध है, इसका क्या डिबेट उठा रहे? हमारा और उनका भावनात्मक, सांस्कृतिक, वैचारिक सब संबंध हैं, और ये हम किससे संबंध रखेंगे, किससे नहीं रखेंगे, ये हमारा आंतरिक मामला है। तो मैं राजनीतिक संगठनों से कहना चाहता हूं कि कई मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। दूसरी बात, हम अपने फैसले अपने आप लेते हैं और समय आने पर अपने फैसले, इसीलिए नागपुर जाते हैं बार बार। क्या होगी, क्या इसीलिए नागपुर जाते हैं। सुनिए ना, नहीं, इसीलिए नागपुर जाते हैं। मैं आपसे कहा ना दीपक जी, मैं सुना हूं आडवाणी जी ने क्या कहा था, मैं सुन रहा हूं आपको, चलते चलते सुन रहा हूं आडवाणी जी ने मोहन भागवत जी से मिलने के बाद क्या कहा था। सुनिए, सुन लीजिए क्या कहा था उन्होंने। विचार विमर्श नहीं, सुन लीजिए सुधांशु जी, सुन लीजिए। सेवक है, इसमें आप तो कहते हैं ना आरएसएस राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करती। आरएसएस एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है। भाजपा राष्ट्र, फिर आप कहते हैं ना आरएसएस, लेकिन आडवाणी जी खुद कह रहे हैं, आडवाणी जी अपने मुख से खुद कह रहे हैं कि हम राजनीतिक चर्चा करी और 2014 का चुनाव कैसा लड़ेंगे इस पर रणनीतिक चर्चा हमारी मोहन भागवत से हुई। आप चाहते हैं तो मैं ये स्टेटमेंट सुनवा सकता हूं उनका, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मोदी और मोहन की जोड़ी है। सुन तो लीजिए, मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग जो है संघ से विचार विमर्श करते हैं, सब चीजों में करते हैं। ये हमने कभी मना करा है क्या
हमने कभी मना नहीं करा। हमने अपने संबंध उनसे मना करे क्या नहीं करे? मैं स्वयं सेवक हूँ, वहां मैं हूँ, मैं शाखा में जाता था, वहां मैं जाता हूँ। सितंबर 2000 मना कब करा? चेन्नई में आडवाणी जी का भाषण था कि ये जो छवि बन रही है कि संघ भाजपा को चलाती है, ये दूर होना चाहिए। संघ अपनी सांस्कृतिक भूमिका निभाए और लोकतंत्र छोड़ दे। और 7-8 वर्ष बाद उन्हीं आडवाणी जी का भाषण हमने सुना है। अब देखिए, सुन लीजिए ना मेरी बात भी। आप 2005 की बात आपने करी, उसका जवाब आप ही को मिल रहा है ना। क्यों नहीं समझ रहे कि हम लोग अपने निर्णय अपने आप करते हैं, हम लोग विचार विमर्श करते रहेंगे, और आपके दबाव में आके हम लोग ये प्रथा छोड़ने वाले नहीं है। वी आर नॉट अपॉलोजेटिक अबाउट इट, पहली बात। दूसरी बात, फिर मैं कह रहा हूं, इस चुनाव को सांप्रदायिक चुनाव कृपा करके ना बनाइए। छोड़ना है कि ये उसको जो है जात के नाम पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ दरखास्त कर रहे हैं कि हम बार-बार आपसे, इससे देश को नुकसान होता है। खत्म तो कर लीजिए। हम बार-बार आपसे कह रहे हैं कि भाई हम विकास के मुद्दे पे जनता के सामने जाएंगे, हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जाएंगे, हम कुशासन के मुद्दे पे जाएंगे, हम व्यवस्था जो चिन्मरा गई उसके मुद्दे पे जाएंगे। लेकिन अयोध्या जाके बोलेंगे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के सामने, और रामलला को टेंट हाउस में बंद करके रखेंगे। सुनिए, हाँ वो भी सुन लीजिए। अगर अयोध्या कोई आदमी जाएगा तो वहां जाके क्या कहेगा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। आप हर चीज जाएगा एक ही चश्मे से देखना चाहते हैं। और सुनिए, वही बता रहा हूं, आप हर चीज को एक चश्मे से देखना चाहते हैं। मैं देश के हितों के विषय में चीजों को देखना चाहता हूं, अलग अलग चश्मा। कृपया ये संकीर्ण मानसिकता के साथ, अगर आप ये संकीर्ण मानसिकता के साथ राजनीति करेंगे तो आपको मुबारक, आप करते रहिए। हम आपके एजेंडा पे नहीं चलने वाले हैं। इस देश में जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट टू नन, प्रोग्रेस फॉर एवरीबडी, डेवलपमेंट फॉर एवरीबडी। हम देश को जात पात और धर्म के नाम पर नहीं बांटेंगे। आप कहेंगे इस समुदाय के लोगों को टिकट दी नहीं थी, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। चलिए, मुझे यही रोकना पड़ेगा जो हमने तय करा है। मुझे यही रोकना पड़ेगा। लेकिन आप अपने कितने सांप्रदायिक एजेंडा में इसको लेके जाना चाहे, हम नहीं जाने वाले हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप कितनी भी कोशिश कर दीजिए, जिस चीज को देश ने विफल कर दिया, चलते इतना ही कहना चाहूंगा कि मोदी और मोहन की जोड़ी 272 नहीं ला सकती है। इसलिए कम से कम वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना चाह। तो मैं गुजारिश ये करूंगा आपसे भी और राजीव भाई आपसे भी कि थोड़ी मोहब्बत तो बनाए रखिए कि कल को फिर से मिलने की जरूरत पड़े तो आप मिल सके। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।